सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन अप्रोच का जो पेपर है उस पर इसका मॉडल पेपर, जैसा कि आप लोगों ने मॉडल पेपर बनाने के लिए कहा था, और क्योंकि यह टॉपिक और जो आपका ये सब्जेक्ट है, जैसा कि एजुकेशन साइकोलॉजी का भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का भी अपलोड किया और एजुकेशन असेसमेंट का भी वीडियो अपलोड किया। तो ये आपका चौथा वीडियो है और साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं जहां पर आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिलेगी। तो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या वीडियो लिस्ट में जाकर के उनको आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर एग्जाम ट्रिकी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा और हमारा लोगो भी देखने को वहाँ पे मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लिंक के माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको दे दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा था कि इस बार केवल और केवल आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पूछने की संभावना है, ना कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब पेपर कैसा आता है डिपेंड करता है। ये आपके 5 फुल फॉर्म्स, मैंने आपको फुल फॉर्म्स की वीडियो अपलोड कराई है। डीए यानी कि डेवलपमेंटल अप्रोच, वीएपीएस यानी कि वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, एआईडी यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी। नेक्स्ट आपका डब्ल्यूआईएससी, इसका मैं नहीं बताने वाला, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और मैंने आपको बताया भी था जब वीडियो कराई थी तब। नेक्स्ट आपका सीएपी कम्युनिटी एक्शन प्लान। ये आपके हो गए सभी फुल फॉर्म्स और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स। आईक्यू देख लीजिएगा, एसक्यू का देख लीजिएगा, सभी मैंने करा रखे हैं आप लोगों को। और यहाँ से एक और फुल फॉर्म निकलता है AAIDD। सभी को पता होगा, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो देखिए और वहाँ से देख के बताएं। तो चलिए देखते हैं दूसरे आपके दो नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस करने होंगे और 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि कम से कम एक पेज का आधा पेज तो आप एक क्वेश्चन में भरें और ऐसा लिखें कि कुछ समझ में आए और अच्छा लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर मैंने आपको पुनर्बलन के बारे में काफ़ी वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सकारात्मक पुनर्बलन, कभी कभी आपसे यहाँ पे पूछ देगा नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, और नहीं तो कभी आपसे केवल और केवल पुनर्बलन पूछ देगा, यानी कि पुनर्बलन क्या है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर आपसे बात हो रही थी रीइंफोर्समेंट की और यहाँ पर आपसे बात हो रही फर्स्ट एड की, यानी कि प्राथमिक उपचार क्या हैं। प्राथमिक उपचार क्या हैं ये आपसे यहाँ पे बात हो रही है। और साथ ही साथ बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे थोड़ा आप बुद्धि के बारे में लिखेंगे। बुद्धि को लिखने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, किसी के अनुसार, जिसके अनुसार आप लोगों ने पढ़ा है, वुडरो के अनुसार भी लिख सकते हैं, वुडवर्थ के अनुसार भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप जितने भी आपके बुद्धि के बारे में जिसने भी डिफिनेशन दी है उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं वुडरो ने बुद्धि को क्या कहा था। वुडरो ने बताया था बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। वुडरो जी का कथन था बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। और वहीं वुडवर्थ ने क्या कह दिया, वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा वेक्सलर पर। वेक्सलर ने क्या कहा था देख लीजिए, वेक्सलर ने क्या कहा था बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में वेक्सलर ने 1939 ईस्वी में कहा था। और क्या कहा था, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो ये आपकी हो गई बुद्धि के डेफिनेशंस। बुद्धि के प्रकार, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो आप लोग तुरंत लिखेंगे EL थॉर्नडाइक जी के अनुसार, थॉर्नडाइक
E.L. थॉर्नडाइक जी के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए, जिसमें से पहली बुद्धि थी आपकी सामाजिक बुद्धि, दूसरी थी आपकी अमूर्त बुद्धि और तीसरी थी आपकी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, तो ये किसने बताया था? E.L. थॉर्नडाइक जी ने। तो ये आप लिख सकते हैं बुद्धि के प्रकार में। और भी काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक थे, गाल्टन जी थे, बकिंगम जी थे, जो इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया था। गाल्टन जी ने क्या कहा था? बुद्धि में पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो ये था गाल्टन जी का। नेक्स्ट आपका टीकाकरण। अब यहाँ से प्रतिरक्षण आपसे पूछा है और इंग्लिश में आपको देखेगा, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है टीकाकरण। क्या होता है? टीकाकरण क्या होता है? पढ़ लीजिएगा, लास्ट यूनिट आपकी है टीकाकरण की। अब आते हैं अधिगम पर, यानी कि लर्निंग पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिगम को लगाइएगा। अधिगम आपसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन अधिगम से बनेगा वहां से भी आपसे अधिगम पूछा जा सकता है। यानी कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है। तो अधिगम के बारे में क्रो एंड क्रो जी का कथन था। क्रो एंड क्रो जी ने कहा था अधिगम के बारे में? उन्होंने कहा था अधिगम आदतों, अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी। अधिगम आदतों, दूसरा ज्ञान और तीसरी अभिवृत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन क्या होता है? अधिगम होता है। अब अकॉर्डिंग टू स्किनर जी ने अधिगम के बारे में क्या कहा था? स्किनर जी ने अधिगम के बारे में बोला था प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। और थोड़ा सा आप लोग अधिगम के बारे में लिख करके फिर इन डेफिनेशंस को लिख देंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। और अब देख लेते हैं आगे जो आपके 4 क्वेश्चंस करने हैं और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इनको, तो पहला क्वेश्चन आपका है केस अध्ययन विधि क्या है, यानी कि केस स्टडी मेथड क्या है। दूसरा आपका जीन पियाजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपसे 5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी जीन पियाजे के बारे में पूछ सकता है। जीन पियाजे कौन थे, कहाँ के निवासी थे, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण 4 बताए हैं वो कौन कौन से चरण थे। तो यहाँ पर आपको जीन पियाजे के बारे में लिखना होगा और उनके जो चरण हैं उनको डिस्क्राइब करना होगा। अब जीन पियाजे ने पहला जो चरण बताया वो कितने से कितने एज का था, ये लोग अगर आप मेंशन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा चरण जो बताया वो कितने से कितने एज का था, तो अगर आप इन चीज़ों को मेंशन करते हैं तो केवल और केवल आप लोगों के लिए इतना हो सकता है कि आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे। और अगर नंबर अच्छे आ जाएंगे तो मान के चलिए आप लोगों को अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, जो हमने मेहनत की है वो सफल हुई। तो ये मान के चलिए जीन पियाजे के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है और उसके बाद में उनको चरण को बताना है। और अगर आप जीन पियाजे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो जीन पियाजे की अपलोड की थी और दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। जो उन्होंने 4 चरण बताए थे, सबसे पहला जो उनका चरण था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी एज थी 0 से 2 वर्ष। इसी प्रकार से 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष की 4 चरण उन्होंने बताए थे। अब मिर्गी क्या है, मिर्गी क्या है, ये आपसे 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में कहीं पर भी पूछ सकता है। आप लोग जैसे ही मिर्गी के बारे में पूछेगा आप लोग मिर्गी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। मिर्गी की भी मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है। चलिए इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। मिर्गी जो है वह ग्रीक भाषा के एपेलिरिया शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? झपटना, आक्रमण करना और पकड़ना। अब मिर्गी आती कैसे है, किस प्रकार से? तो एक डेफिनेशन है एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार डेफिनेशन है
मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है। मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्यों में एकाएक परिवर्तन होता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती तो व्यक्ति की चेतन गति की क्रिया जो होती है वह थोड़े समय के लिए रुक जाती है और इस शारीरिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, मिर्गी कहते हैं। और जो कोशिकाओं के अंदर द्रव होता है उसका नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये अंदर कोशिकाओं के अंदर द्रव होता है। और अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं तो मिर्गी मस्तिष्क की सामान्य विद्युत क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। लाखों स्नायु कोशिकाएं होती हैं क्योंकि और उन लाखों स्नायु कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं वो होती रहती हैं और उसमें जब व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो क्या हो जाती है, मिर्गी आ जाती है। अब मिर्गी के कारण भी आप लिख सकते हैं कि अनुवांशिक कारण कौन कौन से, लक्षणात्मक कारण कौन कौन से, दुर्घटना से भी मिर्गी आ सकती है, अगर ट्यूमर होता है तो भी मिर्गी आ सकती है और भी काफ़ी अज्ञात कारण होते हैं। साथ ही साथ मिर्गी के प्रकार भी देख लीजिए। अब जब मिर्गी पे बात ही हो रही है तो मिर्गी के प्रकार भी आप लोग देख लीजिए। मिर्गी के प्रकार, दो प्रकार में मिर्गी को बांटा गया। पहला आपका ग्रांड माल मिर्गी है, दूसरा आपका पेटिट माल मिर्गी। तो ग्रांड माल मिर्गी को बांट दिया गया 3 प्रकारों में। पहला आपका चेतावनी अवस्था, दूसरा आपका तनात्मक अवस्था, तीसरा आपका ऐंठन युक्त अवस्था। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं मिर्गी की भी। फिर पेटिट माल मिर्गी जो थी उसके अंतर्गत जनरलाइज्ड मिर्गी, एब्सेंस मिर्गी, मायोक्लोनिक मिर्गी, एटोनिक मिर्गी, इन्फेंटाइल मिर्गी, बुखार व अन्य मिर्गी। साथ ही साथ जब आप इतना लिख सकते हैं तो उसकी सावधानियां भी लिख सकते हैं कि रोगी को जब मिर्गी आ जाए तो उसे जूता नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जूता सुखाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो प्रवाह होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि गांव में देखने को मिलता है लोग लकड़ी का गुटका दाब देते हैं मुंह में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, अपना हाथ नहीं डालना चाहिए मुंह में उसके, और उसे खुले स्थान पर रख, मतलब जहाँ पर वो लेटा हो वहाँ पर जो स्थान हो वो खुला कर देना चाहिए जिससे कि उसको ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल सके। तो इस प्रकार से आप मिर्गी के बारे में लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आप क्या आ गया, पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका है अनुवांशिक परामर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। सभी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके होंगे। स्मृति यानी कि मेमोरी क्या है। मेमोरी को आपसे कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा कि मेमोरी क्या है, कभी कभी 5 नंबर में और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। 10 नंबर में पूछने के चांसेस थोड़ा कम हैं, लेकिन 2 नंबर और 5 नंबर में इसके पूछे जा सकती है ये। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास क्या है और वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि क्या होती है, आप सभी ने वृद्धि के बारे में पढ़ा होगा। तो हर्बर्ट सॉरेनसन जी ने वृद्धि के बारे में बताया था, वृद्धि अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके, तो ये होती है वृद्धि। फ्रैंक ने कहा था वृद्धि शरीर व व्यवहार के पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी कि शरीर व व्यवहार में के जो पहलू होते हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं, फ्रैंक के अनुसार वो वृद्धि थी। और ऐसे ही आप लोगों ने विकास के बारे में भी पढ़ा होगा। तो स्किनर ने विकास के बारे में क्या कहा था, विकास जीव व उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। कभी कभी दोस्तों आपसे 2 नंबर में पूछ देगा और कहेगा वृद्धि व विकास में अंतर लिखिए, वृद्धि व विकास में अंतर लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि का अर्थ शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से जो आपके जितने भी वृद्धि और विकास के अंतर हैं आपको लिखने पड़ेंगे। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि मानव विकास की अवस्थाएं लिखिए। तो आपको मानव विकास की अवस्थाएं क्या लिखने की पड़ेगी, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और इनके जो एज हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और
साथ ही साथ कभी आपसे पूछ सकता है, ये हो गया आपका, और कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि वृद्धि व विकास के सिद्धांत लिखिए। वृद्धि व विकास के सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत क्या था? निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा क्या था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तीव्रता। और तीसरा आपका इसके बाद में क्या था? विकास साधारण से विशेष की ओर। उसके बाद में व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन की बात की गई थी, वंशानुक्रम की बात की गई थी, एकीकरण का सिद्धांत भी बताया गया था, परिपक्वता का अधिगम का सिद्धांत भी बताया गया था। सभी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये आपका हो गया वृद्धि और विकास के बारे में। और यहाँ पे क्या पूछा गया था? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक आपका समाप्त होता है। अब अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम मैंने 2 नंबर में बताया था। अधिगम की विशेषताएं लिखिए, अधिगम के प्रकारों को लिखिए, अधिगम किन किन प्रकारों से कराया जा सकता है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो अधिगम पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं आपके लिए। पहला, वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण, इसमें अंतर पूछ सकता है। तो वैयक्तिक परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण में अधिक समय लगता है। जब हम किसी एक व्यक्ति का परीक्षण करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल, और सामूहिक मतलब 10 से 15 लोगों का परीक्षण एक साथ में किया जाएगा। तो और सामूहिक परीक्षण क्या होता है? यह परीक्षण प्रायः 45 से 90 मिनट के भीतर आरंभ हो जाता है। इधर आपका दूसरा क्या हो जाएगा? वैयक्तिक परीक्षण में यह परीक्षण केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है। यानी कि वैयक्तिक परीक्षण केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का परीक्षण लेना है। यहाँ पर इस परीक्षण को सामान्य योग्यता का भी व्यक्ति ले सकता है, जिसको यानी कि सामान्य योग्यता है किसी भी चीज़ में, तो वो भी इस परीक्षण को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बैठे होते हैं। यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, जो आपका वैयक्तिक परीक्षण होता है। सामूहिक परीक्षण क्या होता है? यह बड़े बालकों या वयस्कों के लिए होता है। इधर आपका वैयक्तिक परीक्षण क्या होता है? यह परीक्षा में प्रश्न कठिन से कठिन होते हैं। और इधर क्या होता है? जब सामूहिक परीक्षण किया जाएगा तो ऐसा लगता है ना कि हमको सभी को देख के चलना है। तो क्या होगा? कोई ना कोई क्वेश्चन बताएगा, तो यहाँ पर क्या होंगे? जो क्वेश्चन होंगे वो सरल होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। और जो वैयक्तिक परीक्षण होता है, क्योंकि जब इंडिविजुअल किसी की बात की जाएगी तो वहाँ पर व्यक्ति घबरा सकता है, जैसे आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू मेथड। और सामूहिक परीक्षण में क्या होता है? जब एक दूसरे सभी का सहयोग करके आंसर देते हैं तो वहाँ पर लोगों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से कभी कभी आपसे शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण भी पूछ लेगा। साथ ही साथ लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो जीन पियाजे थे उनको तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया ही था। साथ ही साथ बहुबुद्धि का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कभी कभी पेपर में पूछता है। पेवलम ने कौन सा सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन सब सिद्धांतों को आप अपने लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट में। साथ ही साथ स्किनर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था, या कभी कभी आपसे पूछ लेगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, या दूसरी बार कभी पूछ लेगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। कभी कभी बेंडूरा जी का भी नाम आ जाता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। जो आपका 5th पेपर है, यानी कि जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर है और ह्यूमन ग्रोथ का पेपर है, आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के नंबर अच्छे से आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, मगर शेयर तो करना आपका बनता है, क्योंकि आपके मित्र, आपके सहपाठी आपके साथ पढ़ते हैं और वे भी लाभ उठा सके, वे भी फेल ना हो। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।